अगर ये कहा जाए कि दुनिया के सबसे खूंखार सीरियल किलर दिखने में बिल्कुल सामान्य होते हैं, इतने सामान्य कि वे भीड़ में बिल्कुल भी अलग नहीं लगते। बिल्कुल, और कोई उन्हें पहचान भी नहीं सकता। हाँ, हम्म। और एफबीआई ने उन्हें पकड़ने के लिए हथियारों का नहीं, बल्कि उनके साथ बैठकर घंटों बात करके उनके दिमाग के अंदर उतरने का तरीका सीखा। तो क्या ये जानने की तीव्र उत्सुकता नहीं होगी कि एक आम इंसान राक्षस कैसे बनता है? ये सवाल अपने आप में बहुत सिहरन पैदा करने वाला है। सही कहा। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम ठीक इसी सवाल का जवाब खोजने वाले हैं। हमारा आज का विषय जॉन ई डगलस की मशहूर किताब माइंड हंटर पर आधारित है। डगलस ने 25 साल तक एफबीआई की बिहेवियरल साइंस यूनिट में काम किया। और एक तरह से उन्होंने क्रिमिनल प्रोफाइलिंग की शुरुआत की। एग्जैक्टली। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि इतिहास के सबसे कुख्यात अपराधियों का दिमाग आखिर कैसे काम करता है और कैसे जांच एजेंसियों ने मनोविज्ञान का उपयोग करके इस अंधेरे में देखना सीखा। और मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूंगी कि ये चर्चा केवल अपराध या हत्यारों के बारे में नहीं है। मतलब ज्ञान असल में तभी मूल्यवान होता है जब उसे समझा और सही जगह लागू किया जाए। बिल्कुल। इस किताब का विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि मानव मनोविज्ञान की सबसे गहरी और स्याह परतें कैसे काम करती हैं। जब हम इन अपराधियों के व्यवहार को समझते हैं तो हम केवल उनके अपराधों को नहीं, बल्कि मानव स्वभाव की उस जटिलता को भी समझने लगते हैं जो हमारे आसपास मौजूद है। तो चलिए इसे समझते हैं। इस पूरी प्रोफाइलिंग का जो सबसे बुनियादी आधार है, जो डगलस का एक बहुत ही प्रमुख सिद्धांत है, वो ये है, व्यवहार व्यक्तित्व को दर्शाता है। यानी बिहेवियर रिफ्लेक्स पर्सनालिटी। हाँ, यानी एक इंसान जो करता है वो असल में वही होता है। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन दिमाग में अंधेरा कैसे पनपता है, ये बात सुनने में जितनी डरावनी है उतनी ही दिलचस्प भी। तो इस अंधेरे को डगलस ने कैसे पढ़ा? इसे समझने के ही बहुत ही शानदार एनालॉजी का उपयोग किया जा सकता है। अगर किसी को एक कलाकार को समझना है तो उसे उस कलाकार की पेंटिंग को ध्यान से देखना होगा। मतलब उसका काम देखना होगा। राइट। क्रिमिनल प्रोफाइलिंग में क्राइम सीन बिल्कुल एक पेंटिंग की तरह होता है। एक अपराधी उस जगह पर जो कुछ भी छोड़ता है वो उसके दिमाग की एक तस्वीर बनाता है। तो एफबीआई की टीम क्राइम सीन पर सिर्फ खून या फिंगरप्रिंट नहीं देखती? नहीं, वो बहुत कुछ और देखते हैं, जैसे घावों की संख्या कितनी है, अपराध घर के अंदर हुआ है या बाहर, पीड़ित को किस तरह से रखा गया है। अच्छा। इन सभी चीजों का विश्लेषण करके एक अज्ञात अपराधी, जिसे वो यूएनएसओबी कहते हैं, उसकी मानसिकता का निदान किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डॉक्टर किसी मरीज के लक्षणों को देखकर बीमारी को पकड़ता है। एक सेकंड, यूएनएसओबी यानी अननोन सब्जेक्ट, राइट? हाँ, बिल्कुल सही, अननोन सब्जेक्ट। तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ सबूत जमा नहीं कर रहे थे, वो उस यूएनएसओबी की साइकोलॉजी पढ़ रहे थे। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये दृष्टिकोण पुलिसिंग की पुरानी सोच से एकदम अलग था। पहले तो लोग सिर्फ फिजिकल एविडेंस खोजते थे। बिल्कुल, पहले जांचकर्ता केवल फिजिकल एविडेंस पर निर्भर रहते थे, लेकिन डगलस के काम ने ये साबित किया कि मनोवैज्ञानिक सुराग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अपराधी अनजाने में ही सही, अपराध स्थल पर अपने व्यक्तित्व के हस्ताक्षर छोड़ जाता है। और किताब में इस मानसिकता को समझाने के लिए एक शेर का बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो जंगल वाला। हाँ, बताया गया है कि एक सीरियल किलर बिल्कुल एक जंगली शिकारी की तरह होता है। जैसे एक शेर जंगल में शिकार करते समय सबसे कमजोर जानवर को चुनता है, वैसे ही ये अपराधी भीड़ में, मान लीजिए किसी शॉपिंग मॉल में, लोगों की बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव को पढ़ता है। वो देखते हैं कि कौन वल्नरेबल है। राइट। वो देखता है कि कौन सबसे ज्यादा असुरक्षित है, किसकी चाल में आत्मविश्वास की कमी है, या कौन आसानी से बातों में आ सकता है। ये एक बहुत ही सटीक और भयानक तुलना है। इन अपराधियों को असल में क्या प्रेरित करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। डगलस अपनी रिसर्च में 3 मुख्य शब्दों पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। वो 3 शब्द कौन से? जो हिंसक अपराधियों के मूल उद्देश्य होते हैं: वर्चस्व, हेरफेर और नियंत्रण, यानी डोमिनेशन, मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल। डोमिनेशन, मैनिपुलेशन और कंट्रोल। हाँ, ये अपराधी केवल किसी की जान लेने के लिए अपराध नहीं करते। उनके लिए सबसे बड़ा नशा शिकार का रोमांच या थ्रिल ऑफ द हंट होता है। तो इन सब का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ गुस्से या किसी पल भर के पागलपन के बारे में नहीं है? नहीं, ये सिर्फ यौन इच्छा या अचानक आए गुस्से के बारे में नहीं है। ये एक दूसरे इंसान पर पूरी तरह से हावी होने, उसे अपनी मुट्ठी में करने और उसे नियंत्रित करने की भयानक इच्छा है। एक पावर ट्रिप की तरह। एग्जैक्टली।
जब वे किसी को अपने पूर्ण नियंत्रण में देखते हैं तो उन्हें खुद के सर्वशक्तिमान होने का एहसास होता है और यही पावर ट्रिप उन्हें बार बार ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। वे इस नियंत्रण को बनाए रखने के लिए बाकायदा योजना बनाते हैं और अपने शिकार को ट्रैप करते हैं। हाँ, हेरफेर करते हैं और अपने शिकार को उस स्थिति में लाते हैं जहां वो पूरी तरह से असहाय हो जाए। ये सोचकर ही अजीब लगता है कि ग्रोसरी स्टोर की लाइन में या किसी पब्लिक प्लेस में हमारे पीछे खड़ा इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। खैर, जब हम प्रोफाइलिंग की बात करते हैं तो उसका सबसे मुश्किल हिस्सा वो है जिसे दो दुनियाओं में कदम रखना कहा गया है। वॉकिंग इन द शूज। हाँ, एक अच्छा प्रोफाइलर बनने के लिए अधिकारी को एक ही समय में दो बिल्कुल विपरीत दुनियाओं में जीना पड़ता है। सही कहा। ये प्रोफाइलिंग का सबसे भावुक और चुनौतीपूर्ण पहलू है। जांचकर्ता को केवल बाहर से ठंडे दिमाग से तथ्यों को नहीं देखना होता, उसे उस डर, उस दहशत और उस असहनीय दर्द को महसूस करना पड़ता है। पीड़ित की नजरों से देखना पड़ता है। बिल्कुल, उसे पीड़ित की आंखों से उस आखिरी पल को देखना होता है। लेकिन इसके ठीक साथ, और ये बात सच में परेशान करने वाली है, जांचकर्ता को हमलावर की तरह भी सोचना पड़ता है। लेकिन ये तो बहुत डरावना है। दिन भर एक हत्यारे की तरह सोचने के बाद, उसके दिमाग के अंदर रहने के बाद रात को आराम से घर जाकर कोई अपने परिवार के साथ कैसे बैठ सकता है? इसका उनकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर होता होगा? बहुत गहरा असर होता है। डगलस ने खुद इस बात को माना है कि इस काम ने उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बहुत भारी टोल लिया था। आपको उस अपराधी की योजना को समझना पड़ता है, ये महसूस करना पड़ता है कि उस पल में नियंत्रण पाने पर उसे कैसी मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिल रही होगी। बाप रे! एक ही दिमाग में भयानक दर्द और क्रूर संतुष्टि दोनों को एक साथ महसूस करना किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकता है। और इसी दिमागी जद्दोजहद से दो बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट्स निकल कर आते हैं, मोडस ऑपरेंडी यानी एमओ और सिग्नेचर। सुनने में ये दोनों एक जैसे लगते हैं, पर इनमें बहुत बड़ा फर्क है। एक बहुत ही आसान उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए एक चोर है, उसका घर में घुसने का तरीका उसका एमओ है। मतलब वो कैसे अंदर आता है? हाँ, वो कभी खिड़की से आ सकता है, कभी ताला तोड़कर या कभी छत के आस्ते। समय के साथ वो इसमें सुधार करेगा ताकि पकड़ा ना जाए। लेकिन अगर वो हर बार चोरी करने के बाद घर के फ्रिज से एक सेब खाकर जाता है तो वो उसका सिग्नेचर है। यानी वो काम जिसके बिना उसका क्राइम पूरा नहीं होता। ठीक वही। सिग्नेचर वो मनोवैज्ञानिक जरूरत या रिचुअल है जो कभी नहीं बदलता। वो फिक्स्ड रहता है। हाँ, ये वो चीज है जिसके बिना अपराधी को मानसिक संतुष्टि नहीं मिलती। ये अंतर अपराधियों को पकड़ने में बहुत मददगार साबित होता है, क्योंकि अपराधी अपना तरीका या एमओ बदल सकता है, लेकिन अपनी वो गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत नहीं छोड़ सकता। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ। क्योंकि जब एफबीआई ने ये सब समझना शुरू किया तो वे केवल फाइलों या क्राइम सीन तक सीमित नहीं रहे। हाँ। उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड कदम उठाया। उन्होंने सीधे बात करने का फैसला किया। हाँ, वे सीधे उन राक्षसों के पास गए जो जेल की सलाखों के पीछे बंद थे। डगलस और उनकी टीम ने देश भर की जेलों में जाकर कुख्यात अपराधियों के इंटरव्यू लेने शुरू किए। उन साक्षात्कारों के बारे में डगलस एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी देते हैं, सोने की तलाश या पैनिंग फॉर गोल्ड। वो नदी में सोना छानने वाला? बिल्कुल। जब आप नदी में सोना छानते हैं तो ज्यादातर चीजें बेकार कंकड़ पत्थर या कीचड़ ही निकलती हैं। वैसे ही इन अपराधियों से बात करते समय उनकी ज्यादातर बातें झूठ, खुद को सही साबित करने की कोशिश या सिर्फ मैनिपुलेशन होती थी। वो तो झूठ बोलेंगे ही। हाँ। लेकिन कभी-कभी घंटों की बकवास के बाद एक छोटा सा सोने का टुकड़ा मिल जाता था। एक ऐसा सुराग, एक ऐसी मनोवैज्ञानिक सच्चाई जो भविष्य के किसी अनसुलझे केस को सुलझाने की चाबी बन सकती थी। और इन्हीं साक्षात्कारों में से एक केस जिसने प्रोफाइलिंग की पूरी दिशा बदल दी, वो था एड कैम्पर का केस। कैम्पर कोई आम अपराधी नहीं था। राइट। एड कैम्पर का मामला प्रोफाइलिंग के इतिहास में एक माइलस्टोन है। कैम्पर करीब 6 फुट 9 इंच लंबा और बेहद भारी भरकम इंसान था। लेकिन सबसे खतरनाक बात उसका शरीर नहीं, उसका दिमाग था। वो बहुत स्मार्ट था। उसका आईक्यू बहुत हाई था। वो बहुत ही मुखर, बुद्धिमान और अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने वाला व्यक्ति था। जब एफबीआई ने उससे बात की तो वो किसी पागल इंसान की तरह नहीं बड़बड़ा रहा था, बल्कि वो एक प्रोफेसर की तरह अपने ही अपराधों का विश्लेषण कर रहा था। उसने जांचकर्ताओं को क्या बताया? उसने विस्तार से बताया कि उसके अंदर ये क्रूरता कैसे पनपी। उसकी एक बहुत ही अब्यूसिव और दबंग माँ थी। अच्छा। वो उसे बेसमेंट में सुलाती थी, उसे लगातार नीचा दिखाती थी और उसे महसूस कराती थी कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। बचपन में इस तरह के भयंकर इमोशनल अब्यूज
और प्यार की कमी ने उसके अंदर एक भयानक अलगाव और महिलाओं के प्रति गहरे गुस्से को जन्म दिया। और वही गुस्सा बाद में बाहर आया? बिल्कुल, उसी गुस्से और नियंत्रण की कमी ने उसे एक ऐसे सीरियल किलर में बदल दिया जो महिलाओं पर पूरी तरह से हावी होना चाहता था। केम्पर से बातचीत ने FBI को ये समझने में बहुत मदद की कि बचपन के भयानक आघात और बाद के हिंसक व्यवहार के बीच कितना सीधा संबंध होता है। ये एक बहुत ही डार्क रियलिटी है कि कैसे एक घर का बेसमेंट एक मॉन्स्टर की फैक्ट्री बन सकता है। लेकिन एक और केस है जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, रॉबर्ट हैंसन का केस। ओहो, वो अलास्का वाला मामला। हाँ, अलास्का का ये खौफनाक मामला। इसमें डगलस ने एक ऐसी भविष्यवाणी की थी जो सुनने में बिल्कुल किसी जादू या फिल्मों जैसी लगती है। उन्होंने क्राइम सीन की डिटेल्स देखकर कहा था कि कातिल को बोलने में हकलाहट होगी। हकलाहट वाली बात सच में हैरान करती है। कोई सिर्फ कुछ सुराग देखकर ये कैसे बता सकता है कि हत्यारा हकलाता होगा? ये कोई जादू नहीं था, बल्कि व्यवहार और मनोविज्ञान का बहुत ही सूक्ष्म और लॉजिकल डिडक्शन था। हैंसन अलास्का में महिलाओं को किडनैप करता था, उन्हें अपने प्राइवेट प्लेन में बिठाकर घने जंगलों में ले जाता था और फिर एक जानवर की तरह उनका शिकार करता था। हाँ, डगलस ने इस पैटर्न को देखा। जो इंसान इतना भयंकर और विस्तृत पावर प्ले कर रहा है, वो अपनी असल जिंदगी में बेहद कमजोर और असुरक्षित महसूस करता होगा। यानी वो उस पावर की कमी की भरपाई कर रहा था। बिल्कुल। डगलस ने अनुमान लगाया कि इस व्यक्ति को समाज में या महिलाओं के बीच बहुत भारी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा होगा। रिजेक्शन की वजह से गुस्सा। और ऐसा रिजेक्शन अक्सर किसी गंभीर शारीरिक कमी या कमजोरी की वजह से होता है। इसलिए उन्होंने एक स्पीच इम्पेडिमेंट या हकलाहट की भविष्यवाणी की। और वो सच निकली? हाँ, और जब रॉबर्ट हैंसन पकड़ा गया तो वो सच में एक ऐसा इंसान था जो बहुत बुरी तरह हकलाता था। उसे बचपन में उसके हकलाने और उसके रूप रंग के कारण बहुत प्रताड़ित किया गया था। इस अपमान से उसका आत्मसम्मान पूरी तरह से खत्म हो गया था। और वही हीन भावना उसकी क्रूरता बन गई। इसी हीन भावना ने उसके अंदर शक्ति और नियंत्रण की एक खौफनाक भूख पैदा की। उसने सेक्स वर्कर्स को अपना शिकार बनाया क्योंकि उसे लगता था कि वे ऐसी महिलाएं हैं जो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। बहुत ही भयानक है ये सब। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये प्रोफाइलिंग कभी गलत भी साबित हुई या ये हमेशा इतनी ही सटीक होती है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। प्रोफाइलिंग कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये एक एजुकेटेड डायग्नोसिस है। डगलस खुद मानते हैं कि उन्होंने गलतियां की हैं। मतलब कभी-कभी थ्योरी फेल भी हो जाती है। बिल्कुल, कई बार अपराधी आपकी उम्मीद से बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से निकल आते हैं। प्रोफाइलिंग किसी केस को कोर्ट में साबित नहीं कर सकती। ये सिर्फ पुलिस को ये बताती है कि उन्हें किस दिशा में देखना चाहिए और किस तरह के इंसान को ढूंढना चाहिए। और ये दिशा खोजना तब और भी मुश्किल हो जाता है जब अपराधियों की मानसिकता एकदम अलग हो, जैसे कि डेविड बार्कोविट्स और रिचर्ड स्पेक का मामला। दोनों ही खूंखार हत्यारे थे, लेकिन उनके दिमाग की वायरिंग बिल्कुल अलग थी। हाँ, डेविड बार्कोविट्स, जिसे सन ऑफ सैम के नाम से जाना जाता था, उसका मामला परित्याग या अबैंडनमेंट से जुड़ा था। उसे गोद लिया गया था ना? हाँ, उसे बचपन में गोद लिया गया था, लेकिन उसे हमेशा ये महसूस हुआ कि उसकी अपनी माँ ने उसे त्याग दिया है। उसके अंदर महिलाओं के प्रति एक बहुत ही गहरा गुस्सा था। उसके अपराधों में एक तरह का इमोशनल डिटैचमेंट और जानलेवा सटीकता थी। वो न्यूयॉर्क की सड़कों पर खड़ी कारों में बैठे युवक कपल्स को निशाना बनाता था। वो अपने गहरे मनोवैज्ञानिक घावों का बदला पूरी दुनिया से ले रहा था। और रिचर्ड स्पेक, उसका मामला कैसे अलग था? रिचर्ड स्पेक एक अलग ही तरह का अपराधी था। वो एक मास मर्डरर था। मास मर्डरर और सीरियल किलर में बहुत बड़ा फर्क होता है। हाँ। सीरियल किलर तो बीच बीच में रुकते हैं। राइट। सीरियल किलर समय समय पर हत्याएं करता है, बीच में कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। लेकिन स्पेक ने शिकागो में एक ही रात में कई नर्सों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। एक ही रात में? हाँ, और सबसे दिलचस्प बात जो इन इंटरव्यूज में सामने आई वो ये थी कि स्पेक खुद को चार्ल्स मैनसन या एड केम्पर जैसे पागल सीरियल किलर से अलग और बेहतर मानता था। मतलब हत्यारों के बीच भी कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है? अजीब लगता है ना? लेकिन हाँ, स्पेक अपनी क्रूरता को स्वीकार तो करता था, लेकिन उसे लगता था कि वो मानसिक रूप से उन लोगों की तरह बीमार नहीं है। वो खुद को नॉर्मल मानता था। ये दिखाता है कि अपराधियों के दिमाग में भी खुद को सही ठहराने और दूसरों से बेहतर मानने की एक अजीब सी हायरार्की होती है। वे अपने दिमाग में कभी विलन नहीं मानते। इन सभी भयावह कहानियों और 25 सालों के इस गहरे अनुभव को सुनने के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। इतने सारे राक्षसों के दिमाग को पढ़ने के बाद आखिर निचोड़ क्या है?
क्या ये लोग पैदाइशी राक्षस होते हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो डगलस का सबसे बड़ा और शायद सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि अपराधी पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। मेड नॉट बॉर्न। सही। ये सच है कि कुछ लोगों में जन्म से ही कुछ बायोलॉजिकल या मानसिक प्रवृत्तियां हो सकती हैं, लेकिन कोई भी इंसान जन्म से सीरियल किलर नहीं होता। यानी उनके माहौल का सबसे बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। लगभग हर हिंसक अपराधी की कहानी के पीछे एक आघात से भरा बचपन, भयंकर दुर्व्यवहार, उपेक्षा या कोई बहुत ही नकारात्मक प्रभाव होता है। जैसे कैंपर की माँ का व्यवहार। हाँ, डगलस का मानना था कि अगर उस नकारात्मक प्रभाव की जगह समय रहते कोई सकारात्मक प्रभाव होता, अगर किसी ने सही समय पर हस्तक्षेप किया होता, तो शायद वे इंसान कभी राक्षस नहीं बनते। किताब में डगलस का एक बहुत ही शक्तिशाली कथन है, अपराध एक नैतिक समस्या है। इसका समाधान केवल नैतिक स्तर पर ही किया जा सकता है। यानी ये सिर्फ पुलिस या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं है। एकदम सही। एक समाज के रूप में हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना, बच्चों की सही परवरिश करना और अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। हमें लक्षणों को जल्दी पहचानना होगा। जब हम किसी बच्चे को दुर्व्यवहार या अलगाव का शिकार होते देखते हैं, तो उस समय उठाया गया एक सही कदम भविष्य के एक भयानक अपराध को रोक सकता है। आज की इस विस्तृत चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि FBI की इस यूनिट ने पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि डरावने और खूंखार राक्षसों को पकड़ने के लिए हमेशा हथियारों की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। कई बार सबसे बड़ा हथियार इंसान का दिमाग होता है। उनके व्यवहार, उनकी कमजोरियों और उनके मनोवैज्ञानिक पैटर्न को समझकर ही उन्हें मात दी जा सकती है। और ये ज्ञान हमें केवल अपराधियों को पकड़ने में मदद नहीं करता, ये हमें मानव स्वभाव की उन जटिलताओं को पहचानने की दृष्टि देता है, जिनसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी रूबरू होते हैं। हर व्यवहार के पीछे कारण होता है। आज हमने सीखा कि व्यवहार व्यक्तित्व को दर्शाता है और कैसे अनजाने में छोड़े गए छोटे छोटे सुराग हमारे अंदर छिपे सबसे गहरे रहस्यों को खोल देते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही उत्तेजक विचार जहन में आता है। वो क्या है? ये सोचने वाली बात है कि अगर आज कोई बेहद कुशल प्रोफाइलर हमारे रोजमर्रा के सामान्य व्यवहार, हमारी डिजिटल आदतों, हमारे सोशल मीडिया के इस्तेमाल और तनाव के समय हमारी छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखें, तो बहुत कुछ सामने आ सकता है। तो हमारी वो पेंटिंग हमारे व्यक्तित्व के बारे में क्या कहानी बयां करेगी? क्या हम सब अनजाने में ही सही दुनिया के सामने अपने सबसे गहरे राज नहीं खोल रहे हैं? इसी विचार के साथ आज की ये गहराई से चर्चा यहीं समाप्त होती है। सोचते रहिए। अगर यह वीडियो आपके दिल को थोड़ा सा भी छू गया हो, तो कमेंट में अपनी भावना जरूर लिखिए। आपकी एक लाइन हमें और बेहतर करने की ताकत देती है। ऐसी ही दिल को छू जाने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कभी कोई वीडियो मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन जरूर दबाएं।